गॉस लॉ के पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखे थे। किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, उस सरफेस से होकर गुजरने वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही आप कहते हैं उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स इतना है। अगर वहां से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरा है तो आप 4 फ्लक्स करते हैं। वैसे आप फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस या ई डेल्टा एस कॉस थीटा स्मॉल सरफेस एरिया डेल्टा एस के लिए कुछ याद आ रहा है? तो गॉस का कहना था कि फ्लक्स को हम और एक तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो किसी इलाके में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, हम नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है? कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वहां चार्ज है, क्योंकि हर चार्ज के पास ऐसी शक्ति है कि चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। चार्ज कहीं पास नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इस रूम में 10 चार्ज है तो 10 मिलके कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 10 का एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। हर पॉइंट पे सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई चार्ज है Q1, कोई चार्ज है Q2, कोई चार्ज है Q3, कोई चार्ज है Q4, कहीं पे कोई चार्ज Q5 हो सकता है। कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है। दिख रहा है आपको? कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। तो इस केस में अब अगर मान लो आपको फ्लक्स निकालना है एक क्लोज्ड सरफेस से, ये खासियत है गॉस लॉ की कि गॉस लॉ भी आपको वही चीज सिखाता जो अब तक आप करते आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। लेकिन गॉस लॉ तभी अप्लाइड होगा जब सरफेस क्लोज्ड होगा, पूरी तरह से बंद होगा। तो मान लो मेरे पास ये कोई एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। अगर आप ये सरफेस ड्रॉ करते हो तो कुछ चार्ज सरफेस के अंदर आता है, कुछ चार्ज सरफेस के बाहर आता है। यहाँ Q1, Q3 और Q2 कुछ सरफेस के अंदर आ गया, Q4 और Q5 सरफेस के बाहर आ गया। अब इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से गुजरेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसका होगा? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 सबका मिला करना होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन हमने जो सरफेस बनाया उसमें से 3 ही चार्ज उसके अंदर आए, बाकी बाहर आ गए। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, गॉस लॉ के हिसाब से किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर आपको डायरेक्ट फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, तो वो इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मतलब नेट चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। कितना आसान हो गया, वाह। नेट चार्ज को ε0 से डिवाइड कर दो तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से। कोई मतलब नहीं है कि कितना चार्ज है उसमें, बस उसमें हम लोग जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नेट चार्ज कितना लिखेंगे तो वही लेंगे नेट चार्ज जो उसके अंदर है। यहाँ पे कौन कौन सा चार्ज उसके अंदर है? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ये आपका नेट चार्ज हो गया, है ना। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट यही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ठीक है, ये मेरे स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नोट में एक बात आप अच्छे से समझ लो, सिंस आप जान चुके हैं कि फ्लक्स अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से बताना है तो नेट चार्ज बाय ε0 होता है। हम ये भी जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डेल्टा एस होता है ना, टोटल अगर निकालना तो समेशन। आप गौर करो, ये भी वही फॉर्मूला है, ये भी वही फॉर्मूला है, दोनों काम एक ही है, फ्लक्स बताना तरीका अलग अलग है। तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए। और 1 इज इक्वल टू 2 करेंगे हम तो समेशन ऑफ E डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा Q नेट बाय ε0। यानी इस फॉर्मूले के जरिए आप, अगर आपको नेट चार्ज पता है, ε0 तो पता है, एरिया पता है, तो आप किसी भी जगह कौन सा फील्ड निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा हियर ये जो E है ना, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब चार्ज के चलते, जो अंदर है बाहर है सबके चलते, Q1, Q2, Q3, Q4 सबके चलते। हियर E ये जो है आपका, ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज, ड्यू टू ऑल द चार्जेज, ड्यू टू ऑल द चार्जेज inside as well as outside the closed surface, inside as well as outside the closed surface, outside the closed surface। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप इसको समझें। देख रहे हैं आप? तो यहां कहने का मतलब ये है कि फ्लक्स के लिए अगर आप गॉस लॉ अप्लाई करते हो तो आप जिस सरफेस पे गॉस लॉ अप्लाई करते हो ना वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए,
है ना। अब धीरे धीरे सीख जाओगे आप, चिंता नहीं करना है। और ये जो क्लोज सरफेस है इसी को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, गॉसियन सरफेस, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है इसलिए इसको हम लोग गॉसियन सरफेस क्यों कह दिए, क्योंकि यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ का फॉर्मूला यही होता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप इसको ई डॉट डेल्टा से इक्वेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज के चलते होगा, लेकिन क्यू नेट में वही चार्ज लेंगे जो अंदर में है। किसके अंदर है भाई? क्लोज सरफेस के। तो लिखिएगा स्टेटमेंट, गॉस लॉ हेडिंग स्टेटमेंट। गॉस लॉ स्टेट्स दैट, गॉस लॉ स्टेट्स दैट, गॉस लॉ स्टेट्स दैट, डबल कोट में, डबल कोट में, गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, Gauss law states that electric flux through a closed surface, Gauss law states that electric flux through a closed surface, band surface, is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught TIMES times, is equal to 1 by epsilon naught times the net charge, is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface, that is लिख लीजिए, that is this। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसको मिटाने जा रहे हैं, रोकना हो तो फिर से हाथ उठा सकते हैं, हम रुक जाएंगे, क्या कर सकते हैं। देखिए इतना तो समझ में आ गया कि फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल सरफेस दे दिया, ठीक है, क्या सरफेस दे दिया? स्फेरिकल, और स्फेरिकल सरफेस दे दिया, बोला कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, और एक ऐसा सरफेस दिया है, बोला यहाँ एक चार्ज क्यू है, क्यूब है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू है, बोलेगा इन तीनों का अलग अलग कितना फ्लक्स होगा इन तीनों से, जैसे इससे कितना फ्लक्स होगा, तो आप बोलेगा गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स होता है जितना उसके अंदर नेट चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर नेट चार्ज है क्यू, तो आंसर जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर नेट चार्ज है क्यू, तो इसका आंसर जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर क्यूब के अंदर भी नेट चार्ज है क्यू, तो आंसर जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो शेप से कोई मतलब है ही नहीं। नेट चार्ज अगर क्लोज सरफेस में क्यू है तो उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखिएगा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये तो आप समझ रहे हैं ना क्या हम बोल रहे हैं। फ्लक्स निकालना कितना आसान है, नेट चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, देखिए प्रूफ, ये जो प्रूफ करवा रहे हैं ज्यादा स्कूलों में यही प्रूफ चलता है, हर जगह यही मिलता है, और यही बुक में भी आपको कई जगह दिखेगा, लेकिन ये असली प्रूफ नहीं है। इसलिए प्रूफ का दो मेथड हम बता रहे हैं। मेथड 1 स्कूलों में यही मेथड चलता है, आप एग्जाम में इसको कर सकते हैं, एकदम आसान मेथड है, समझ में आ जाएगा। मेथड 1 क्या है? हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं अपने मन से। लेट अस टेक अ स्फेरिकल सरफेस हैविंग अ चार्ज q एट इट्स सेंटर, और इसके सेंटर पर हमने कितना चार्ज अज्यूम कर लिया? q, ठीक है। स्टेप 1 क्या समझ सकते हैं कि लेट अस टेक, आप कैसा सरफेस, चूंकि ये प्रूफ है इसलिए लिखना पड़ रहा है, a spherical surface having a charge q at its center। अब हम जानते हैं कि ये चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे निकलता है, स्ट्रेट पॉइंट चार्ज है। हम क्या कर रहे हैं, इस स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा सरफेस एरिया, एरिया का नाम क्या दिए? डेल्टा एस। ये 3D है, फुटबॉल है, सर्कल नहीं, फुटबॉल है, समझिए। आपको पता है ना कि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे निकलेगा, और एरिया बना है तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन किसी भी स्फीयर के जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हमेशा सेंटर से पास करता है। इसका मतलब कि इसका परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगा, नॉर्मल वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 0। किसी का कुछ भी छूटता है प्लीज वीडियो जरूर देखिए। आप सब सब्सक्राइब है उस चैनल में जो कि हम आप लोग के लिए ही बना के रखे हैं, वहां पे आपको दिखता ही है, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है 2021 क्लास 12, वहां जाके देखना है। हम तो आपको मेहनत भी नहीं करने बोले, खोजिए। खैर अब देखिए यहाँ पे फ्लक्स थ्रू
a small surface area डेल्टा एस इज गिवन बाय, एक छोटे से एरिया से फ्लक्स कितना होगा, छोटा फ्लक्स डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 0। हम सब जानते हैं अगर इसका दूरी रेडियस आर है इसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जानते हैं टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम समेशन करेंगे, समेशन डेल्टा फाई इज इक्वल टू समेशन ई डेल्टा एस कॉस 0, तो 1 हो जाता है। आपको पता है ना कि इस स्फीयर का कोई भी पॉइंट लेंगे, हर जगह सेंटर से दूरी उसका स्मॉल आर ही होगा। क्यों फिक्स है, ये फिक्स है, यानी ये फील्ड आपका हर जगह कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी कांस्टेंट है। और इसको आप डीएस लिख के बना सकते हैं, डेल्टा की जगह डीएस लिखिए तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए ई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, समेशन में बचेगा डेल्टा एस। ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया का समेशन, सरफेस एरिया का समेशन, ये एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा होगा, पाई पाई 4 4 आर स्क्वायर। तो देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बचा, जरा बताओ, एक बचा क्यू, एक बचा एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रूफ करना था कि फ्लक्स होगा नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या ये चीज हम प्रूफ नहीं किए थे, ये न्यूमेरिकल किए थे हम लोग, पहला न्यूमेरिकल। तो वो वाला स्टेप 1 स्टेप चाहे वो उतार दो, चाहे हम दोबारा इसे लिख दिए, कई लोग वहां ध्यान ना दे पाए हो तो यहाँ समझ ले। तो कोई पढ़े ना पढ़े, गॉस लॉ का मतलब होता है कि फ्लक्स अगर निकालना है किसी बंद सरफेस से, तो बंद सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो बाई में एप्सिलॉन नॉट, उसका प्रूफ है ये, जो कि हम न्यूमेरिकल में करवा चुके थे। देखिए इसको जल्दी से लिखिए ताकि इसका फोटो आपको भेज सके। गॉस लॉ का वो असली प्रूफ मेथड 2 बताने वाले हैं, क्योंकि ये प्रूफ तो एकदम स्फेरिकल के लिए हुआ, जनरल हर शेप के लिए तो हो नहीं रहा है। तो जनरल केस करने के लिए हमको एक और प्रूफ, जो सही प्रूफ है वो करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके स्कूलों कॉलेजों में यही सब प्रूफ चला देता है, लोग बच्चे भी पढ़ लेते हैं, टीचर भी नंबर दे देता है, चल जाता है। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, इस पर नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आप ये भी करके जाइए, नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर भी मेथड 2 बताना और सीखना जरूरी है, इसलिए हम बताने जा रहे हैं। मेथड 2 के बारे में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एग्जाम में, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, यही वाला, ठीक है। मेथड 2 करने जा रहे हैं वैसे। बेटा यार कोई हाथ उठ रहा है क्या, नहीं उठ रहा है, मतलब आप चाहते हैं कि हम बिता दें। एक भी हाथ उठेगा तो रुक जाएंगे, नहीं उठा। ओके, मेथड 2 को समझने से पहले आपको कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जो 11th में आपको हम समझाए थे। एक्चुअली डिटेल में नहीं, हम आपको रटवा रहे, याद करवा रहे। 2 तरह का एंगल आप जानते हो, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। याद आता है 11th क्लास में, एक का ऐसा यूनिट आप लिखते थे रेडियन और एक का ऐसा यूनिट लिखते थे आप स्टेरेडियन। प्लेन एंगल क्या होता है, जब कोई आर्क, कोई लेंथ किसी पॉइंट पे एंगल डिस्क्राइब करे, जैसे मान लो छोटा लेंथ है डेल्टा एल, तो ये जो एंगल बनाएगा इसको हम डेल्टा थीटा कह रहे हैं, रेडियस आर है। तो देख रहे हो लेंथ कोई एंगल डिस्क्राइब किया, 2 डायमेंशनल है, तो ये एंगल बनता है प्लेन एंगल। आप जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। आप जानते हैं एंगल डायमेंशनलेस है, देखो लेंथ का भी मीटर और आर का भी मीटर, तब ना मीटर मीटर कैंसिल कर जाता है, कुछ नहीं बचता है डायमेंशन। यूनिट तो अब अलग से आप दे ही चुके हैं, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर पूरा एंगल निकालेंगे और यूनिफॉर्म रहा तो सर्कल बन जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई में आर। रेडियस तो फिक्स है डेल्टा एल, पूरा लेंथ जोड़ेंगे तो एक पेरीमीटर आएगा 2 पाई आर बाई में आर, आर आर कैंसिल होगा। तो आप जानते हैं कि प्लेन एंगल का टोटल मिलाने पे 360 डिग्री बनता है, यानी कि 2 पाई, ये आप जानते हैं। सॉलिड एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब कोई सरफेस एरिया किसी पॉइंट पे कोई एंगल डिस्क्राइब करे, कोन वाला आइसक्रीम खाते तो वो एरिया है, वो लेंथ नहीं है, वो कहीं पे कोई एंगल बनाता तो वो 3 डायमेंशनल एंगल होगा, तो वो बनता है सॉलिड एंगल। देख लो ये लेंथ होता है, ये पूरा एरिया है सरफेस एरिया, डेल्टा एस। सरफेस एरिया कितना लिख दिए हैं हम, लिख दिए डेल्टा एस, सरफेस एरिया डेल्टा एस, ठीक है। ये जो एंगल बनाएगा ये सॉलिड एंगल होगा डेल्टा ओ। देखा आपको सॉलिड एंगल डेल्टा ओ, सॉलिड एंगल लिख रहे हैं। तो इस केस में अगर आप गौर करिएगा तो यहाँ जो भी सेंटर है, सेंटर से एक लाइन जाएगा सीधे,
और एक लाइन जो सेंटर से सीधे गया, सेंटर से जो सीधे गया, और एक लाइन होगा जो कि एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल टू द एरिया। मान लो इस एरिया का नॉर्मल वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो बीच का एंगल कुछ ना कुछ थीटा बनेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर ये स्फीयर का सरफेस है तो हो सकता है दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए, थीटा 0 हो जाए। लेकिन इन जनरल मान लो अगर ऐसा कुछ सरफेस है, कहीं और एंगल बना रहा है, उसमें कुछ एंगल बन रहा है, एक लाइन जो सेंटर से गया, एक लाइन जो एरिया के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, तो इसमें जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओम इज इक्वल टू डेल्टा एस। यहाँ सरफेस एरिया होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए नीचे आर स्क्वायर लिखते थे, याद आ रहा है। लेकिन साथ में अगर एंगल है तो ये फॉर्मूला याद करवाए हैं, प्रूफ नहीं, याद करने बोल रहे हैं। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, एकदम रख लो, डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आपको टोटल समेशन निकालना है तो समेशन ऑफ डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर ये स्फीयर का हिस्सा होता तो cos 0 1 हो जाता और सरफेस एरिया पूरा होता 4 पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एस का समेशन 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कट जाता तो ये बचता 4 पाई। तो याद रखिएगा प्लेन एंगल का टोटल होता है 2 पाई और सॉलिड एंगल का टोटल होता है 4 पाई। तो ये हम लोग को ऐसे जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपके बुक में नहीं है, जरूरत नहीं है, फिर भी आप जरूर जानिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। अब हम प्रूफ करवाने जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ का सेकंड प्रूफ। ये आपको समझ में आया, याद कर लीजिए। सॉलिड एंगल एक नया तरह का चीज आप सीखे जो 3 डायमेंशनल होता है, इसका यूनिट रेडियन, इसका स्टेरेडियन, इसमें डेल्टा एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसका हम फोटो भेज देते हैं, वैसे जरूरत नहीं है ये, पर फिर से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करें हम लोग सेकंड प्रूफ। लिखना है क्या, रुकना है तो हमको हाथ उठा सकते हैं आप, अगर रुकना है तो हमको। एक भी हाथ नहीं उठा है यानी कि आप इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। कोई हाथ उठ रहा है नहीं, ठीक है। काफी फास्ट लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख भी नहीं रहे होंगे, जब नहीं लिख रहे होंगे पापी 12th बोर्ड में इसको उठा रहे हैं, उठा लो इसको, हमको क्या है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, ध्यान सुन रहे, ध्यान, ये देखिए बात कर रहे थे हम लोग मेथड 2 का, प्रूफ के लिए सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। चूंकि एग्जाम में आपको बनाना जरूरी नहीं है, इसलिए सीधा लैंग्वेज हम लिखेंगे नहीं। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी कोई भी ऐसा क्लोज सरफेस लिए, स्फीयर नहीं है, जैसा भी स्फीयर नहीं है, कहीं भी एक चार्ज क्यू रख दिए और यहाँ पे एक छोटा सरफेस एरिया क्या ले लिए बताओ, डेल्टा एस, एक छोटा सरफेस एरिया डेल्टा एस लिए। अब ये छोटा सरफेस एरिया इस क्यू पे कुछ ना कुछ तो सॉलिड एंगल बनाएगा ही बनाएगा। ये सॉलिड एंगल का नाम लिखिए डेल्टा ओम, दिखा आपको, ये एरिया है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा, सीधे क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सरफेस एरिया का नॉर्मल वेक्टर, इसका नॉर्मल वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा है, इनका बीच का एंगल थीटा। अगर ये स्फीयर होता, अगर ये स्फीयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में होता, क्योंकि ये स्फीयर नहीं है, रैंडम हमको पता नहीं। मान लो इस सरफेस का, जहां भी आप लिए सरफेस है उसका दूरी r है, इस बार ये r का वैल्यू बदलेगा। अगर यहाँ पे हम एरिया लेंगे तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रेडियस r ही हो, क्योंकि ये स्फीयर नहीं है, हर जगह इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे सरफेस लेंगे जरूरी नहीं है कि वो r सब जगह सेम हो, मतलब यहाँ r कांस्टेंट नहीं है, पहला थीटा कांस्टेंट नहीं है, हर जगह बदल सकता है, याद रखिएगा, थीटा r सब कांस्टेंट नहीं। तो मेथड 2, यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि हम नहीं लिखे, क्योंकि ये मेथड आप हो सकता है एग्जाम में ना करो, वही पहले वाले को ही करो। लेकिन लिखना भी है तो क्या लिखेंगे कि लेट अस टेक अ चार्ज q enclosed by a surface, then take a small surface area delta s subtending a solid angle delta ohm at o पॉइंट पर आप कुछ देते हैं, पॉइंट o, डेल्टा ओम है, ओम से दिखाते हैं सॉलिड एंगल। खैर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a small surface area delta s is given by, क्या होगा फ्लक्स का फॉर्मूला, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई
डेल्टा एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स। पूरा निकालना है तो आपको समेशन लेना होगा। टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स। लैंग्वेज अगर इसमें नहीं लिखवा है शुरुआत तक भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ नॉलेज के हिसाब से बता रहे, एग्जाम में आप ये नहीं बनाओगे वो पता है। टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड जब आप समेशन लोगे डेल्टा फाई, तो इधर भी आप समेशन ई डेल्टा एस कॉस थीटा, जीरो मत लिख देना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई का वैल्यू, इस केस के लिए ई का वैल्यू है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। देख रहे हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, इनटू में डेल्टा एस तो है ही, सॉरी, इनटू में डेल्टा एस, इनटू में कॉस थीटा। जो जो कांस्टेंट है वो समेशन के बाहर निकल जाएगा। बताइए क्या क्या कांस्टेंट है? Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेकिन R यहाँ कांस्टेंट नहीं है, R फिक्स नहीं है, हर जगह बदलेगा। स्फीयर होता तो सेंटर पे चार्ज होता तब फिक्स होता। तो यहाँ बचेगा ऊपर में डेल्टा एस कॉस थीटा, एंगल ही बदल रहा है, और आर स्क्वायर। देख लो यही बच रहा है आपको, ध्यान से देखो। और ये बताओ हमको कि आज आपने क्या सीखा है? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है सॉलिड एंगल का, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन में डेल्टा ओम, सिंस दिस होता है ना, समेशन में डेल्टा ओम, और कुछ नहीं करने बोला। देख लो थोड़ा सा नीचे तक देख लो। आपको पता है कि डेल्टा ओम का समेशन का वैल्यू कितना पाई होता है? ये आप जानते होंगे, सिंस समेशन ऑफ डेल्टा ओम इज इक्वल टू 4 पाई, 4 पाई जानते हैं क्या? नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं। Q बाई, आगे बताए पता, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इनटू में 4 पाई चला गया। फ्लक्स कितना प्रूफ हो गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ अगर आप करते हैं एग्जाम में भी तो बहुत अच्छा माना जाएगा आपका सही तरीका। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने ये अलाउ कर दिया है कि आप उससे भी कर सकते हो, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। असली प्रूफ यही है, जनरल प्रूफ है क्योंकि, ठीक है। अब आप इसको लिखिए या जो करना है कीजिए, अगले टॉपिक। अब देखिए ये मीटिंग आपका एंड भी हो जाएगा, अभी 8 मिनट है, तो सेकंड मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है, गॉस लॉ का सवाल होगा, सब अभी वही बताने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए फिर आगे कुछ बताने जा रहे हैं, और एक सवाल देके देखते हैं आपको वो सवाल समझ में आया कि नहीं, वो हम देखते हैं आप क्या करने जा रहे हैं। ये मिटा रहे हैं और उस सवाल के ऊपर आप ब्रेन लगाओगे। बेटा इसको कोई को भी रोकना हो तो हाथ उठा देंगे। एक भी हाथ नहीं उठ रहा है, एक भी हाथ उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, सबका हाथ ठाकुर काट दिया क्या रे? चलो बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझने वाला बात कि आप लिख लिए इतना फास्ट, बहुत बढ़िया। आप लगता है टेबल कुर्सी लगा के बैठते हैं फटाफट लिखते हैं एकदम फास्ट, बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। अब ये आप सुन के मन मन हंस रहा होगा, हम लोग यहाँ बेड पर सोच के इसे देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट आ रहा है, साइड कर दे रहे हैं, हो गया से मास्टर पगला सोच रहा है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कितना मास्टर बेचारा है, मन में आपको मेरे प्रति दया का भाव आ रहा होगा, कितना बकलोल मास्टर है। लेकिन जब होगा इसका ना नुकसान, जो नहीं पढ़ रहा लिख रहा है ठीक से, तो पता चलेगा, तो दया का भाव तो हमको आएगा फिर आपके लिए। खैर कोई बात नहीं, आज मेरा घर का बर्थडे है, सब अपना घर में मिठाई खा लेना। हम तो खा ही नहीं पाए, मैं तो आज ट्यूसडे है, फल हम खा सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं। ये देखो ये सुनो आप कि अभी हम बताएं कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। जितना भी नेट चार्ज है उसको डिवाइड कर दो किससे? एप्सिलॉन नॉट से। जैसे बोलेगा कि एक स्फीयर है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल अभी आपको हम पढ़ाए नहीं है, डाइपोल हम पढ़ाएंगे, डाइपोल पढ़ाएंगे इसके बाद, पोटेंशियल फिर डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल में दो चार्ज सेपरेट होते हैं एक दूसरे से स्मॉल दूरी पे, हम बताएंगे, इक्वल अपोजिट चार्ज। तो यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज। बोला बताओ यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, इस क्लोज सरफेस से कितना होगा? तो आप बोलिएगा अरे भैया आप ही तो सिखाए हैं गॉस लॉ से, गॉस लॉ को यूज करेंगे और बोलेंगे कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नेट चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर नेट चार्ज में दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, बाई में एप्सिलॉन नॉट, दोनों कट गया, आंसर हो गया 0। तो कितना हो जाएगा आंसर? 0। ध्यान रखिएगा। तो किसी भी सरफेस में कितना नेट चार्ज है वो देखिए, और आप उसके जरिए आप आराम से फ्लक्स निकाल सकते हैं। जैसे ये
बोल देगा यहाँ पे 3q है, यहाँ पे -4q है और फिर +5q है। बताइए तो इसे फ्लक्स कितना है, तो आप बोलेगा अरे भैया टोटल चार्ज जोड़िए ना, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया, कितना बचा 4q, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू 4q/ε0, नेट चार्ज बाय ε0। ध्यान रहेगा ना, ये समझ में आता है ना आप? तो ये आप अगर रफली लिखना चाहते हो तो लिख ले। ये ध्यान रखिएगा, एक डाइपोल को अगर स्फीयर में रख दिए डाइपोल को, तो नेट चार्ज बाय ε0। अब डाइपोल ऐसे रख दिया है कि एक हिस्सा अंदर है एक हिस्सा बाहर है। अब बोलेगा कि अब बताओ कितना फ्लक्स होगा, तो जवाब होगा -q/ε0, क्योंकि इस बार -q अंदर है कि नहीं? तो ये सब आपको बेसिक बात अब हम बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के टर्म में, अच्छे से न्यूमेरिकल में सीखेंगे एक करके। तो एक न्यूमेरिकल आपको जो हम दे रहे हैं वो आपके बोर्ड्स का है, क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा। ये तो मिटा दे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना तो समझ में आ गया कि फ्लक्स के लिए नेट चार्ज देखते हैं और डिवाइड कर देते हैं ε0 से, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, वो रोकने के लिए आपको बस हाथ रेज करना था, जो कि आपने नहीं किया। हाँ ये देखिए, मेरे पास दो स्फीयर है, एक ये है और एक ये है। ये स्फीयर S1, ये स्फीयर S2। यहाँ पे -3q + q और +7q, 3 चार्ज आपको दिख चार है, तो मैं इतना क्या समझ, -3q + q, बाहर में 7q -2q और बस इतना ही देते हैं, और क्या करेगा, +3q, ऐसा कुछ दिए हैं, ठीक है। ये S2 नाम दिए। क्वेश्चन क्या है सुनो, इफ फ्लक्स थ्रू S1 is 4 times that of through S2, then find capital Q। ध्यान दो, सबका वैल्यू स्मॉल q टर्म में लिखा है, 7q 3q -3q -2q, दिख रहा है। अगर आपसे पूछता है कि अगर S1 का जो फ्लक्स है वो S2 के फ्लक्स का 4 गुना है, तो बताइए इस Q का वैल्यू कितना होगा। Q भी स्मॉल q टर्म में आएगा, कैपिटल Q का वैल्यू मतलब कुछ 2q आ सकता है, q/8 आ सकता है, 4q/9 आ सकता है, प्लस माइनस कुछ में भी। तो आपको बताना है ये Q कितना है। चलिए जितना जल्दी आंसर बता पाएंगे बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। मीटिंग 2 मिनट का बचा हुआ है, और अगर ये मीटिंग एंड होता है तो अगले मीटिंग को आप ज्वाइन करोगे। अगर ये मीटिंग एंड होता है तो अगले मीटिंग को आप ज्वाइन करोगे। अगले मीटिंग को आप ज्वाइन करेंगे, क्वेश्चन आपको हम फोटो भेज देते हैं, अगले मीटिंग में ज्वाइन करके आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। फोटो नहीं डाले घर का स्टेटस में, हाँ अभी क्या घर का फोटो डाले को राजकुमार, अभी मैं घर का फोटो अगले मीटिंग में आपको हम दिखाते हैं। मेरे घर का फोटो स्टेटस में नहीं डाले, आप ऐसे ही देख लीजिएगा। पेंट वेंट नहीं ना हुआ है तो नहीं डालते हैं। लोग बोलेगा कि अभी पेंट पोचारा भी नहीं किया है, 1 साल हैप्पी बर्थडे मना रहा है, इसको नया कपड़ा भी नहीं पहना है, मतलब पेंट पोचारा, अभी पेंट वेंट नहीं हुआ है। हो गया, अगले मीटिंग में आप आइए, इस सवाल को बना के ये मीटिंग हम एंड कर रहे हैं, ठीक है। अगला मीटिंग ज्वाइन कीजिए।